Good morning, students. So today we are going to start our in-text question answers of chapter 3rd. So first question we have of page number 32 that in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid. 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है जो कि रिएक्ट करता है इथेनॉइक एसिड में, वो भी 6 ग्राम के साथ में. दी प्रोडक्ट्स वर 12.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 ग्राम ऑफ वाटर एंड 8.2 ग्राम ऑफ सोडियम इथेनॉल. और जो प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें कार्बन के 2.2 ग्राम होता है, वाटर का 0.9 ग्राम होता है और सोडियम इथेनॉल का 8.2 ग्राम होता है. शो दैट दीज ऑब्जर्वेशन इज एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमें ये बताना है कि ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो रिएक्शन हुआ है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ में एग्री करता है. सो देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट प्लस इथेनॉइक एसिड, तो ये आगे जाके बनता है सोडियम इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर. सो वी हैव द सॉल्यूशन दैट लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. तो इससे बोला गया है कि जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास का, वो ये बताता है कि मास है ना ही उसे बनाया जाता है ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. इट मीन्स दैट द मास रिमेन्स दी सेम. इसका मतलब क्या है कि मास है वो सेम रहेगा, जो पहले है वही बाद में रहेगा रिएक्शन के. सो वी ऐड द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स ऑफ ऑन LHS एंड ऐड द मास ऑफ द ऑल द प्रोडक्ट्स ऑन RHS. तो LHS में हम लोग क्या करेंगे कि जो रिएक्टेंट्स है उनका मास है उनको प्लस कर देंगे, और जो RHS है उसमें क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स है उनका जो मास है वो प्लस कर देंगे. तो जितने भी है वो क्या रहेगा, दोनों सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा. तो देखिए जब LHS जो है, LHS में जो रिएक्टेंट्स है उनको जब प्लस किया तो 11.3 ग्राम आया, और RHS में जो प्रोडक्ट्स है जब उनको प्लस किया तो 11.3 ग्राम आया. मतलब LHS क्या है, वो RHS के इक्वल है. मतलब हाँ, ये जो ऑब्जर्वेशन से ये एग्री करती है कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के साथ में. ना देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कंबाइन होते हैं तो उनका जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:8 होता है. बाय मास टू फॉर्म द मास ऑफ ऑक्सीजन वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. तो इसमें बोला गया कि जो ऑक्सीजन है उसे 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए रिएक्ट होने के लिए. So see, we have this solution that law of constant proportion states that composition of hydrogen and oxygen to form compound is always fixed. कि जब ये मतलब एक कंबाइन होते हैं तो इनका जो रेशियो होता है वो फिक्स ही होता है कि वो 1:8 ही रहेगा. सो अप्लाइंग दिस देखिए 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन. 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रही है, दैट इज 8 ग्राम है ना. 8 ग्राम हुआ, 6 उसका और 2 उसका. देन 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, तो 8 × 3 यानी कि 24 हो गया वो वाला. Then next we have third that which postulates of Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass. Dalton's की जो atomic theory थी उसमें कौन सा जो है ना वो बोला गया है कि उसमें कौन सी उसकी थ्योरी जो है वो पोस्टुलेट को मतलब वो उससे क्या बोलते हैं, डिफाइन करते हैं ऐसा. तो हमारे पास सॉल्यूशन है देखिए कि फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन्स थ्योरी इन द रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इसमें क्या बोला गया कि डेल्टन्स की थ्योरी है वो बताती है, एक पोस्टुलेट है जिसमें बोला गया है कि एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन. इसमें बोला गया है कि जो एटम्स है वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स जिससे ना ही बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. The next question fourth we have over here that which postulates of Dalton's atomic theory and explain the law of definite proportions. के Dalton's के कौन सा atomic theory है जो law of definite proportion को explain करती है. So following postulates of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion की the relative number of kinds of atoms are constant in a given compound. कि जो नंबर है एटम्स के और जो काइंड है वो कंपाउंड में कांस्टेंट रहेंगे. जैसे कि सपोज मैंने H2O बोला, H2 एक कंपाउंड है तो H उसमें 2 ही रहेगा और O उसमें 1 ही रहेगा. ठीक है, तो वो फिक्स ही रहेंगे कि वो कांस्टेंट है, कि वो कभी चेंज नहीं होंगे, वो फिक्स रहेंगे कि कितने एलिमेंट जाने हैं किसी कंपाउंड में. देन पेज नंबर 35 वी हैव वो यह दैट क्वेश्चन फर्स्ट वी हैव डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट है उससे हमें डिफाइन करना है. सो 1 एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इन अ मास यूनिट इक्वल्स टू एग्जैक्टली 1. इससे बोला गया कि AMU यानी कि 1 एक यूनिट होगी उससे हम लोग AMU बोलते हैं. ठीक है, 1/12 यानी कि 1/12. 12 अगर 12 है उसका फर्स्ट पार्ट है उसे बोलते हैं 1/12.
ठीक है। द मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 की बात की गई, अगर हम लोग कार्बन का एग्जाम्पल लेते हैं तो अगर 12 पार्ट्स करते हैं, उसका जो 12 में से 1 पार्ट जो होगा वो mu के इक्वल होगा। रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद द रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, और जितने भी एटॉमिक मासेस है और सभी एलिमेंट्स के वो कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में ही फाइंड आउट किए गए कि 1/12 अगर AMU के इक्वल है तो उसी के अकॉर्डिंग और सभी के भी फाइंड आउट किए गए हैं। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन सेकंड दैट व्हाई इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिएक्ट विद द नोबल गैसेस, नोबल गैसेस के साथ में रिएक्ट करना क्यों पॉसिबल नहीं है। सो सॉल्यूशन वी हैव दैट एज एन एटम एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज, एटम क्या है बहुत ही छोटी साइज का होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सी इट, ये मतलब नेक्ड आइज, इन आंखों से उन्हें देखना पॉसिबल नहीं है। जनरली रिएक्शंस ऑफ वन एटम इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ नैनोमीटर्स फॉर एग्जाम्पल, अब वो क्या है कि जब रिएक्शंस होते हैं वो नैनोमीटर्स के अकॉर्डिंग होते हैं। एग्जाम्पल से एटॉमिक मास है, रेडियस है, वो कितना है 10 to 10 mm है, इसी के कारण वो क्या होता है नोबल गैसेस से रिएक्ट नहीं हो पाता है। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन फर्स्ट ऑन पेज नंबर 39 दैट राइट डाउन द फार्मूलाज ऑफ, फार्मूलाज लिखने हैं। फर्स्ट है सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम का हो गया Na2 और ऑक्साइड का हो गया O, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम का हो गया, सॉरी यहाँ पे ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड है तो यहाँ एल्यूमिनियम क्लोराइड का यहाँ पे हो जाएगा Al2 और Cl, यहाँ पे NH4 की जगह Al आएगा। देन सोडियम सल्फेट है उसका हो जाएगा N2SO4, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो उसका हो जाएगा MgOH का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, जो यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड का बोला गया है तो एल्यूमिनियम का Al आएगा, NH4 नहीं आएगा। एल्यूमिनियम बोला गया है तो Al2Cl इस तरीके से आएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट वी हैव राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज दिए गए उस कंपाउंड के नाम पहचान के आपको लिखना है। पहला है Al2SO43, मतलब Al2 यानी कि एल्यूमिनियम हो गया और SO43 यानी कि सल्फेट हो गया। देन CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, Ca कैल्शियम हो गया और Cl2 क्या हो गया यहाँ पे क्लोराइड हो गया। देन नेक्स्ट हो गया K2SO4 यानी कि K2 यानी कि पोटेशियम और SO4 यानी कि सल्फेट, सो दैट इज पोटेशियम सल्फेट। देन नेक्स्ट वी हैव KNO3, सो K यानी कि पोटेशियम और NO3 यानी कि नाइट्रेट, सो दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट। देन CaCO3, सो Ca you know Ca is calcium and CO3 is carbonate, so that is calcium carbonate. Okay, so now next question we have over here that what is mean by the टर्म, यहाँ पे एक टर्म दिया गया है कि केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला से आप क्या समझते हैं। सो केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशंस, मतलब वो जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो किन किन चीज़ों को मिलाकर बना है, उस कंपोजिशन को क्या बोला जाता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो। जैसे कि देखिए द नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि नंबर है या अलग अलग टाइप के जो एटम्स हैं वो कितने प्रेजेंट है ऐसा है। देन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड, कि कंपाउंड में 1 मोल जो है उसका वो कितना है, ये सब उसमें देखा जाता है। देन उसके बाद आता है मोलार मास ऑफ द कंपाउंड, उसके बाद क्या आता है मोलार मास ऑफ द कंपाउंड, यानी कि जितने भी वहाँ पे एटम्स है जो प्रेजेंट है उनके एटॉमिक मासेस को प्लस करके उसका मोलार मास निकाला जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 4, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S, H2S में कितना एटम्स प्रेजेंट हैं। सो पहला हो गया H2 है यानी कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 एटम ऑफ सल्फर, तो कितना हो गया ये 3 हो गए, 2 + 1 दैट इज 3, यानी कि 3 एटम्स है यहाँ पे इस कंपाउंड में। देन बोला गया है PO4, सो PO4 के लिए क्या हो जाएगा कि 1 एटम फॉस्फोरस का है और 4 एटम्स किसके ऑक्सीजन के हैं, सो टोटल कितने एटम्स हो गए इसमें 5 एटम्स हो गए। देन पेज नंबर 40 वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन दैट कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ, अब हमें मोलिकुलर मास है वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें दिया गया हीलियम, सॉरी हाइड्रोजन H2, सो H2 का मोलिकुलर मास है वो कितना है वो देखिए, अब आगे देखते हैं। इससे बोला गया कि जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का इंटू 2, तो अब हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 है और इंटू 2 यानी कि 2U, U यानी कि U यूनिट है एटॉमिक मास की। देन सेकंड O2 का निकालना है, तो मोलिकुलर मास निकालने के लिए क्या करेंगे, जो एटॉमिक मास है उसे इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एटॉमिक मास कितना है 16 है और इंटू 2 यानी कि कितना हो गया 32U हो गया इसका एटॉमिक मास। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव थर्ड वी हैव
मॉलिकुलर मास है Cl2 का, क्लोराइड का। सो क्लोरीन है उसका एटॉमिक मास कितना है 35.5 है, और Cl2 है इसलिए इंटू 2 कर दिया, तो आंसर कितना आ गया 71 U आ गया। ओके, देन फोर्थ वी हैव मॉलिकुलर मास ऑफ CO2। अब CO2 है तो देखिए पहले क्या करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है ना इंटू 1, क्योंकि कार्बन एक ही है इसलिए इंटू 1 किया, उसके बाद प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 2, है ना। कार्बन का जो एटॉमिक मास है उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास प्लस करना पड़ेगा। सो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन और इंटू 2, क्योंकि ओ क्या है 2 ओ क्या है यहाँ पे 2 है इसीलिए। सो एटॉमिक मास कार्बन का कितना है 12, ठीक है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 16 इंटू 2, तो क्या हो गया 12 + 32 दैट इज 44 U। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव हियर, यहाँ पे बोला गया है कि CH4 यानी कि मीथेन, तो कार्बन एक ही है। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 4, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 4 है। सो 12 कार्बन का हो गया, 1 हाइड्रोजन का हो गया इंटू 4 दैट इज 12 + 4 यानी कि 16 U हो गया यहाँ पे ये। देन 6 वी हैव C2H6, इथेन है। अब यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 2, क्योंकि कार्बन 2 है, देन प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन इंटू 6, क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 6 है। तो देखिए 12 कार्बन का एटॉमिक मास इंटू 2 प्लस 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास इंटू 6 दैट इज 24 + 6 यानी कि कितना हो गया 30U1 हो गया। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव मॉलिकुलर मास ऑफ C2H4। अब C2H4 का निकालना है, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 2, ठीक है, देन एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है। तो आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई होगा। सो 14 + 4 कितना आ जाएगा 18 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव हियर 8th वी हैव NH3। सो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इंटू 1, क्योंकि नाइट्रोजन एक ही है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3। अब आगे देखिए, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन यानी कि 14 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 3 दैट इज 17 U हो गया। देन 9th भी है, अब हमें CH3OH का निकालना है। सो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इंटू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 3 प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इंटू 1 प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1। जैसे हर बार करते आए वैसे सबका अलग अलग कर देना है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, फिर हाइड्रोजन का। देन मल्टीप्लाई करके प्लस करने पर जो आंसर आता है वो कितना है 32 U मॉलिकुलर मास है ऑफ CH3OH का। नाउ नेक्स्ट वी हैव कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ दिस, हमें दिया गया इसके फॉर्मूले है वो निकालने। तो देखिए पहला दिया गया है कि ZnO, एटॉमिक मासेस भी आप लोग को गिवन है। तो अब फर्स्ट ZnO का क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड है तो एटॉमिक मास कितना है, जिंक का 65 है और ऑक्सीजन का कितना है 16 है, तो दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 81 U आ गया। देन फॉर्मल यूनिट मास Na2O का निकालना है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा देखिए, सोडियम है सो 23 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि Na2 है और ऑक्सीजन का कितना है 16 है और 1 है इसीलिए 1 हो गया। सो प्लस किया तो कितना आ गया 62 U, यानी कि इसका जो फॉर्मूला यूनिट मास है वो कितना आ गया 62 U आ गया। देन नेक्स्ट वी हैव फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3। सो पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 है इंटू 2 प्लस कार्बन जो है उसका 12 है इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन जो है उनका 16 है इंटू 3। सो मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो आंसर कितना आ गया यहाँ पे 138 U आ गया। Then next on page number 42 we have first question that if 1 mole of carbon atom weight, अगर 1 कार्बन का 1 मोल एटम का जो वेट है वो कितना 12 ग्राम है, सो व्हाट इज़ द मास, तो मास जो है उसका कितना होगा इन ग्राम्स ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, 1 एटम का। सो देखिए 1 मोल कितना होता है कार्बन का, मतलब किसी भी एलिमेंट का 1 मोल कितना होता है 6.022 × 10⁻23 होता है। देन नेक्स्ट मोलर एटॉमिक मास कितना है 12 ग्राम है कार्बन का, तो हम लोग क्या करेंगे कि कितना कंटेन करता है वो, तो 1 मोल कितना करता है 12 ग्राम करता है, तो हम लोग क्या करेंगे 12/1 मोल यानी कि 6.022 × 10⁻23, तो ये कितना हो गया 1.99 × 10⁻23 ग्राम। मतलब अगर ये बोला जाता है कि कितना ग्राम कंटेन करता है तो दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। Okay, then next we have question second, which has more number of atomic gram of sodium or 100 grams of iron। हमें निकालना है कि किसमें ज़्यादा है एटम्स है। सो फर्स्ट वी हैव कि सोडियम का मास 23 ग्राम होता है, ठीक है, और तो 1 मोल कितना हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 एटम हो जाएगा। तो 23 है वो कितना कंटेन कर रहा है 1 मोल कंटेन कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा आपका। तो जी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर कितना आ गया 2.618 ×
3. Okay. Then next we have by the above method or by formula we find number of atoms in 100 ग्राम ऑफ Fe. इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, Fe में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो फाइंड आउट करेंगे. सो देखिए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ गिवन मास. अब देखिए गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास 100 हो गया 100 ग्राम जो दिया हुआ है इंटू एवोगैड्रोस नंबर. सो गिवन मास कितना दिया गया 100 ग्राम अपॉन 56 ग्राम जो एटॉमिक मास है वो उसका, और इंटू एवोगैड्रो नंबर यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23. तो अब इन दोनों तो 100 ग्राम और 56 को डिवाइड करके जो आंसर आया उससे हमने क्या कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया. तो जो आंसर आया वो क्या हो गया 1.075 इंटू 10⁻23 आइटम्स Fe के अंदर है ऐसा. Hence 100 ग्राम ऑफ सोडियम हैज़ मोर आइटम्स एज कम्पेयर टू 100 ग्राम ऑफ आयरन. तो सोडियम जो 100 ग्राम है उसमें उसके पास ज़्यादा आइटम्स है 100 ग्राम Fe से आयरन से. सो यहाँ पे ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं पे ख़त्म होते हैं. नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम लोग क्या करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. टिल देन थैंक यू.